इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। शनि ग्रह के करीब घूमता ये ऑब्जेक्ट है। इसका सबसे बड़ा मून टाइटन। इसे साल 1989 में पायोनियर 11 ने पहली बार कैमरे में कैद किया था और इसके अगले ही साल वॉयजन 1 टाइटन के करीब से गुजरा और उसने टाइटन की ये फोटो कैप्चर की। एक तरफ जहां पायोनियर 11 ने टाइटन को लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए काफी ज्यादा ही ठंडा बताया था, वहीं पर वॉयजर 1 ने इस पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ साथ मीथेन और इथेन के समुद्र होने का अंदाजा लगाया। वैसे तो इन स्पेसक्राफ्ट की नजर टाइटन पर तो थी ही, पर उनकी नजर शनि ग्रह के दूसरे मून्स पर भी पड़ी थी। लेकिन टाइटन वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा ही क्यूरियस कर रहा था। इस क्यूरियोसिटी का कारण है इसका एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी से भी ज्यादा डेंस पाया गया। अब पृथ्वी के बाहर इंसानों ने पहली बार कोई ऑब्जेक्ट देखा था जहां पर सरफेस में लिक्विड मौजूद होने की बात कही जा रही थी। एक समय तो ऐसा भी था जब वॉयज स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जहां डिस्कवर्ड मीथेन को एलियन लाइट से जोड़कर देखा जाने लगा था। जीवन की तलाश कर रहे हम इंसानों को टाइटन की खोज के लिए क्यूरियस कर दिया और नतीजा ये हुआ कि साल 1982 और 83 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी और अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने सैटर्न और इसके सबसे बड़े मून टाइटन की एक्सप्लोरेशन के लिए एक डेडिकेटेड मिशन भेजने की प्लानिंग शुरू कर दी। और सन 1984 और 85 में इन दोनों ही स्पेस एजेंसी ने इस पोटेंशियल मिशन को लेकर जॉइंट स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस मिशन को इटालियन स्पेस एजेंसी ने भी ज्वाइन किया और इन तीनों के कोलैबोरेशन से शुरू हुआ कैसिनी-ह्यूगेंस स्पेस मिशन। अब इसके मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, एक स्पेस प्रोब जिसका नाम कैसिनी रखा गया और दूसरा था यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया ह्यूगेंस लैंडर। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर सैटर्न की ऑर्बिट में जाने वाला था और फिर सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर लैंडिंग करने वाला था। लेकिन आखिर इस मिशन को कैसिनी-ह्यूगेंस नाम क्यों दिया गया? दरअसल कैसिनी-ह्यूगेंस स्पेस मिशन का नाम इटालियन मैथमेटिशियन जोआनी डोमेनिको कैसिनी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने टाइटन की डिस्कवरी की। 15 अक्टूबर 1997 में फ्लोरिडा के कैप पिलरवे लॉन्च साइट से इसे स्पेस में भेजा जाता है और करीब 7 साल की जर्नी के बाद 1 जुलाई 2004 को ये शनि ग्रह के ऑर्बिट में गया। लेकिन इसलिए ह्यूगेंस के वैज्ञानिकों के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि साल 2000 में जब कैसिनी स्पेस ग्रुप ऑलरेडी स्पेस बेल्ट में पहुंच चुका था, तब उन्हें ये पता चला कि कैसिनी प्रोब और ह्यूगेंस लैंडर के बीच कम्युनिकेशन में एक मेजर दिक्कत है। अब इस प्रॉब्लम को समझने से पहले इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। कैसिनी प्रोब का काम सैटर्न के ऑर्बिट में होते हुए ह्यूगेंस को टाइटन पर ड्रॉप करना है, लेकिन अब टाइटन पर लैंड करने के बाद ह्यूगेंस वहाँ से मिली इंफॉर्मेशन को वापस पृथ्वी पर नहीं भेजने वाला था, बल्कि पहले वो कैसिनी को डाटा भेजता और फिर कैसिनी धरती पर डाटा को ट्रांसफर करता। अब टाइटन पर ये पूरा सिस्टम सही से वर्क करेगा या नहीं, इसी की ट्रेनिंग के लिए मिशन से जुड़ा एक इंजीनियरिंग मॉडल कैसिनी को एक मैसेज भेजेगा। कैसिनी मैसेज पर ठीक वैसे ही एक्ट करना था जैसे वो ह्यूगेंस लैंडर के मैसेज पर करने वाला था। अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि कैसिनी सिग्नल को रिसीव करेगा और रिप्लाई देगा, और होता भी ऐसा ही, पर वो सिग्नल बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। इस पूरी प्रॉब्लम की जांच करने पर ये पता चला कि ब्लॉक कैसिनी के रिसीवर में है, जो उसको रिसीवर पर होने वाले सिग्नल की शिफ्टिंग को हैंडल नहीं कर पा रहा है और ना ही मूव कर रहा था। अब क्योंकि प्रोब लगातार चक्कर लगा रहा था, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट देखने को मिलता है। अब ये कुछ ऐसा ही है कि आपके सामने से कोई आदमी हॉर्न बजाते हुए निकल जाता है और जब वो आपके करीब होता है तो आपको हॉर्न की आवाज बिल्कुल क्लियर और लाउड सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे दूर जाएगा तो आवाज फेड होती जाएगी और ह्यूगेंस लैंडर से कम्युनिकेट करने वाला रिसीवर इन चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। और मजे की बात तो ये थी कि हजारों किलोमीटर दूर निकल चुके इस स्पेसक्राफ्ट की एबिलिटीज को लॉक कर दिया गया था, जिस कारण इनका चेंजेस के साथ एडजस्ट कर पाना इम्पॉसिबल था। पर फॉर्चुनेटली वैज्ञानिकों के पास इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी 4 साल का समय था, क्योंकि कैसिनी 4 साल तक सैटर्न के पास नहीं पहुंचने वाला था। अब अगर कैसिनी के रिसीवर में कोई चेंज नहीं किया जा सकता था, तो वैज्ञानिकों ने सैटर्न के सिस्टम में कैसिनी के पार्ट को चेंज करने का फैसला किया। अभी इनिशियली ये प्लान किया गया था कि कैसिनी सैटर्न के अराउंड घूमते हुए जब पहली बार टाइटन के करीब से निकलेगा, तभी वो समय होगा जब कैसिनी को टाइटन पर ड्रॉप कर दिया जाए, जिससे कि इसकी स्पीड बेहद स्लो हो जाए। लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया और अब कैसिनी टाइटन के करीब से एक नहीं बल्कि 3 बार गुजरने वाला था, जिससे कि इसकी स्पीड बेहद स्लो हो जाए और डॉपलर शिफ्ट के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में एंटर होने के करीब 6 महीने बाद
24 दिसंबर 2004 को कैसिनी प्रोब को रिलीज कर देता है और करीब 3 हफ्ते तक स्पेस में ट्रैवल करने के बाद जाकर 14 जनवरी 2005 को टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। लेकिन क्या वो टाइटन पर लैंड कर पाया, और अगर हाँ तो इसने टाइटन पर क्या देखा? ये सब जानने से पहले टाइटन और ह्यूगेंस से जुड़ी उस मिस्ट्री को जानना होगा जिसे डिकोड न कर पाने पर वैज्ञानिकों ने उसे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ह्यूगेंस प्रोब को पूरी तरह से यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ही बनाया था और इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। इसमें 6 मेजर इंस्ट्रूमेंट लगे थे जिन्हें भी यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर कंफ्यूज थे कि ये टाइटन पर लैंड कहाँ करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तक हमें ये पता ही नहीं था कि टाइटन पर कोई सॉलिड सरफेस है भी या नहीं है। अब टाइटन की सरफेस को ना तो मैप किया गया था और ना ही ये पता था कि कैसिनी से रिलीज करने पर लैंडर कितने कंट्रोल में रहेगा। जब साल 1980 में वॉयेजर 1 टाइटन के करीब से गुजरा था, तब उसने टाइटन के बारे में कुछ यूजफुल डिस्कवरीज की थी और वॉयेजर 1 इसके ठीक एटमॉस्फेयर के बाहर तक नहीं देख सकता। अब ये भय हो गया कि लैंडर टाइटन पर लैंड तो होगा, पर जमीन पर होगा या समुद्र में होगा, ये बात किसी को पता ही नहीं था। और अगर जमीन पर लैंड होगा तो जमीन प्लेन होगी या माउंटेन्स होंगे, ये भी किसी को नहीं पता। कोई डेजर्ट एरिया होगा, और अगर समुद्र में हो गया तो समुद्र में पानी या मीथेन की डेंसिटी कितनी होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। तो इस मिशन से जुड़ी टीम ने एक ऐसा क्राफ्ट बनाया जो किसी भी कंडीशन में लैंड कर सकता हो। उस क्राफ्ट को काफी हल्का बनाया गया जिससे ये पानी में फ्लोट कर सके, और अगर ये जमीन पर गिरा और सरवाइव कर पाया तो इसको इतनी बैटरी लाइफ भी दी गई थी कि एटलीस्ट कुछ मिनट तो टाइटन की सरफेस को रिकॉर्ड कर ही सके। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कैसिनी स्पेस ब्लॉक के द्वारा रिलीज करने के बाद 14 जनवरी 2005 को लैंडर टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। तो वो टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही एक्सटर्नल हीट से बचने के लिए अपने आप को एक शील्ड में बंद कर लेता है। डेंजर जोन से निकलने के बाद वो इस शील्ड से निकल सकता है और अपने पैरासूट को ओपन कर लेता है। कैमरा को सारे व्यूज को कैप्चर करना था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, इसको टाइटन की सरफेस तक पहुँचने में 2 घंटे 27 मिनट लगते हैं, जिस दौरान इसमें लगे कैमरा को सारे व्यूज को कैप्चर करना था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ह्यूगेंस लैंडर में एक एरोसोल कलेक्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका काम इसके एटमॉस्फेयर से पार्टिकल्स को कलेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन को जुटाना। इन सैंपल्स से ये पता चलता है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और मीथेन का बना हुआ है। वैज्ञानिकों को यहाँ पर आर्गन के भी मिलने की उम्मीद है और अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये गैस इधर काफी कम मात्रा में मिला। हालांकि यहाँ ह्यूगेंस आर्गन का ही आइसोटोप आर्गन 14 काफी मात्रा में खोजा गया, जो अपने आप में काफी खास बात है। दरअसल ये आइसोटोप रॉक में मौजूद पोटेशियम के रेडियो एक्टिव डी के दौरान प्रोड्यूस होता है, जिससे ये संभावना जताई गई कि टाइटन जियोलॉजिकली एक्टिव है और यहाँ पर आइस वोल्केनोइड्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी कंपाउंड था जिसकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को लिटरली हैरान कर दिया था, रियोलिंक्स, जो धरती पर भी पाया जाता है और लाइफ के डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। हमें टाइटन पर एलियंस तो नहीं मिले, पर थॉलिन्स की प्रेजेंस हमें दिखती है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक सिर्फ धरती पर ही नहीं है, बल्कि ये सोलर सिस्टम के दूसरे रीजन्स पर भी फैले हुए हैं। सरफेस से करीब 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पहुंचते ही घने बादलों का कोहरा छटता है और ह्यूगेंस के कैमरे को टाइटन की जमीन नजर आती है। और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ कहीं पर ऊपर उठी हुई जमीन है जो ठोस बर्फ से बनी हुई है। एक्चुअली में लेंस है जो शायद सूख चुके हैं। तो कुछ एरियाज में आपको डार्कनेस नजर आ रही होगी। ये डार्क एरियाज ये किसी लेक या रिवर के चैनल ये दिखाते हैं कि एक समय टाइटन पर मीथेन की नदियां बहा करती थी। वैज्ञानिकों ने तो एस्टिमेट लगाया था कि यहाँ शायद मीथेन का विशाल ओशन होगा। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं निकला और ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि मीथेन के ये लेक्स और सीज बस पोलर एरिया में मौजूद थे। एक नई दुनिया के ये नए नजारे देखते हुए लैंडर टाइटन की जमीन पर लैंड करता है और वो जगह जहाँ लैंडिंग होती है वो एक डार्क फ्लड प्लेन एरिया था, यानी कि ये नॉर्मल प्लेन्स के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट है, जिसके कारण ह्यूगेंस लैंडर सरवाइव करने में कामयाब होता है। ये टाइटन के सरफेस से ठीक उतनी ही स्पीड से टकराया था जितने से 1 मीटर ऊपर से ड्रॉप की गई बॉल पृथ्वी से टकराती है। इसके बावजूद जमीन में करीब 12 सेंटीमीटर का डेंट बनता है और सरफेस पर 30 से 40 सेंटीमीटर स्लाइड करता है। फिर 5 बार गुलाटी खाने के बाद ये स्टेबल हो जाता है और फाइनली ये लैंडिंग सक्सेसफुल होती है। लैंडिंग आउटर सोलर सिस्टम में इंसान के बने किसी भी स्पेसक्राफ्ट की पहली लैंडिंग थी। इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट की खुशी के साथ ही
लैंडर के अंदर एक वो जद्दोजहद थी कि वो जल्दी से जल्दी टाइटन की नजरों को कैप्चर कर ले, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब जैसा कि आप देख सकते हो, जहाँ ये लैंड हुआ था वहाँ कुछ पेबल्स नजर आ रहे थे जो वाटर और आइस के बने थे। इसके साथ ही पूरी जमीन ऑरेंज कलर की थी, जिसकी हर जगह मीथेन की लग रही थी। और ये जो शैडो आपको नजर आ रही है, इसे कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट की शैडो मत समझ लेना। ये ह्यूगेस के लैंडर के पैराशूट की परछाई होती है जो लैंडिंग के बाद नीचे की ओर गिर रहा है। अब वैज्ञानिकों को चिंता ये भी थी कि कहीं ये पैराशूट कैमरा की डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए, क्योंकि सारा व्यू तो ऑब्स्ट्रक्ट वाला था। तो एक व्यू के अलावा टाइटन पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ह्यूगेस लैंडर ना तो रोटेट हो सकता था और ना ही मूव कर सकता था। ये वही फोटोज बार बार कैसिनी को भेजता है और टाइटन की सरफेस पर करीब 72 मिनट तक एक्टिव रहने के बाद ये हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लैंडिंग होने तक की सारी चीज जो हमने आपको दिखाई वो सिर्फ कुछ ही फोटोज थी जो सिर्फ आधी ही हम तक पहुंच पाई, और इसका कारण कैसिनी में मौजूद एक और फॉल्ट था। दरअसल कैसिनी में दो रेडियो सिस्टम लगाए गए थे, जिन्हें चैनल ए और चैनल बी का नाम दिया गया। इन दोनों का काम था ह्यूगेस को फोटोज भेजना, और इसमें से हर एक चैनल 350 फोटोज ह्यूगेस को भेजने वाला था। लेकिन कैसिनी चैनल ए पर आने वाले डेटा को रिसीव ही नहीं कर पा रहा था, और स्पेसक्राफ्ट से हर बार एरर का मैसेज आ रहा था, जिसके कारण वो एडिशनल 350 फोटोज कभी रिसीव ही नहीं हो पाई और हमने उन्हें खो दिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार ये कैसिनी के प्रोग्रामिंग में एक फॉल्ट के कारण हो रहा था, जहां चैनल ए में चीजें रिसीव करने का कमांड ऑन ही नहीं किया गया था। पर तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद खुशी इस बात की थी कि हम इंसानों ने इस इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन को न सिर्फ कंप्लीट किया, बल्कि टाइटन की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने के साथ साथ काफी सारे इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को भी हासिल किया। बात करें कैसिनी की, तो ये भी सैटर्न की ऑर्बिट में घूम रहा था और इसने लिक्विड वाटर की खोज की। 2 मार्च 2009 को सैटर्न के अराउंड मून को खोजा, जिसको स्मॉलेस्ट मून माना जाता है। और फाइनली पूरे 13 साल और 76 दिनों तक सैटर्न को ऑर्बिट करने के बाद 15 सितंबर 2017 को हमने स्पेस ग्रुप से कांटेक्ट को खो दिया, और ये हमेशा के लिए शनि ग्रह के परिवार का हिस्सा बन गया। वैसे आज की इस वीडियो को बनाने में तो काफी टाइम लग गया, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।